कूलम्स लॉ। कूलम्स ने चार्जेस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है, तो उसको मालूम करने के लिए एक लॉ दिया जिसके जरिए से एक मैथमेटिकल इक्वेशन से एक फोर्स को मालूम कर सकते हैं कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। कूलम्स लॉ को एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ भी कहते हैं। दिस इज नोन एज एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ। और इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ क्यों कहते हैं? क्योंकि कूलम्स के ज़माने में फील्ड का कंसेप्ट नहीं था, तो उसने इस तरह डिस्कस किया कि अगर दो चार्जेस को आप इतना करीब ले आए कि वो एक दूसरे पर फोर्स लगा सके, ठीक है, तो फिर फोर्स जो कूलम्स लॉ ने स्टेटमेंट में डिस्कस किया था, यहाँ पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फिर फोर्स आपके पास जो होगा, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ कहते हैं। दो चार्जेस को अगर हम इतना करीब ले आए कि वो फोर्स लगा सके, तो फिर फोर्स जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस होगा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस होगा। तो इसीलिए इतने डिस्टेंस पे लाकर के वो फोर्स लगा सके, मतलब दो चार्जेस के लिए कोई फोर्स नहीं है, आप करीब ला रहे कोई फोर्स नहीं है, आप करीब ला रहे कोई फोर्स नहीं है, तो एक खास डिस्टेंस पे ये फोर्स लगाना शुरू कर जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको एक्शन एट अ डिस्टेंस लॉ भी कहते हैं। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है? कूलम्स लॉ का लिमिटेशन क्या है? कूलम्स लॉ इज ओनली यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस, और सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पॉइंट चार्जेस जो है वो क्या होता है, ठीक है। दिस इज फॉर चार्जेस एट रेस्ट। अगर चार्जेस रेस्ट में हो तो फिर कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, ठीक है। और थर्ड आपके पास जो है कि जो फोर्स होगा इट विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। फोर्स जो होगा वो हमेशा अलोंग द लाइन व्हिच जॉइन द टू चार्जेस ही होगा, किसी और डायरेक्शन में ये फोर्स नहीं हो सकता। पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है, रेस्ट चार्जेस के लिए वैलिड है। जो फोर्स होगा वो अलाइंड ही होगा जो दो चार्जेस को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। सो द फोर्स विल बी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। ये लाइन है जो दो चार्जेस को मिला रहे हैं, तो फोर्स इसी के अलोंग ही होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका स्टेटमेंट क्या है? सिंपल स्टेटमेंट आप लोग जानते हैं कि दो चार्जेस Q1, पॉइंट चार्जेस Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स होगा इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। The force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges if the distance is kept constant and the permittivity of medium is kept constant. The force magnitude of charges के product के directly proportional होगा and force will be inversely proportional to the square of distance between them, ठीक है। मतलब ये है कि कूलम्स लॉ भी इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं, इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी r के स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और कूलम्स लॉ में कूलम्बिक फोर्स जो है वो भी r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर Q1 और Q2 को हम कांस्टेंट ले रहे हैं और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को भी हम कांस्टेंट ले रहे हैं, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। अब ये वाला स्टेटमेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूं कि इफ वी डबल द मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज ऑफ वन चार्ज, मतलब Q1 और Q2 में मैं एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाऊं, व्हाट विल हैपन टू द फोर्स? तो अगर आप इन दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड में किसी एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाए तो फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। और अगर आप दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाए, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाए तो 2 2 4, तो फोर्स आपके पास जो है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। फोर्स आपके पास है वो 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा अगर आप दोनों चार्जेस को डबल करें। तो देखिए ना, अगर मैं दोनों चार्जेस को डबल करूं तो 2 2 4, ठीक है, फोर्स 4 टाइम बन जाएगा। अगर मैं सिर्फ एक चार्ज को डबल कर जाऊं तो फोर्स विल बी डबल। अच्छा, अगर मैं चार्जेस के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रख लूं और परमिटिविटी ऑफ मीडियम को भी कांस्टेंट रख लूं, अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर जाऊं, r किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? r रिप्रेजेंट द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। अगर मैं डिस्टेंस को डबल कर जाऊं बाय कीपिंग ऑल अदर पैरामीटर्स कांस्टेंट, तो फोर्स आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स आपके पास क्या हो जाएगा? 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात याद रखिए। क्यों? क्योंकि r डबल हो जाए तो 2 स्क्वायर आपके पास क्या आ जाता है? 4, तो फोर्स आपके पास 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अगर मैं डिस्टेंस को हाफ कर जाऊं, if I decrease the distance between the two charges or we half the distance between the two charges, ठीक है, हम हाफ करें डिस्टेंस को तो फोर्स 4 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज भी है, हम इन दोनों को एक साथ में भी जो है वो लिख सकते हैं। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर आप लोग देखें कि फोर्स आपके पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा देखिए, मैं क्या आपको दिखा रहा हूं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेशियो, force is directly proportional to the ratio of magnitude, product of magnitude of two charges and square of distance between them. ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये रेशियो है, किस चीज का रेशियो है? The product of the magnitude of the two charges and square of distance between the two charges, ठीक है। तो मैं अगर इन दोनों को मिला लूं तो force is directly proportional to the ratio of the product of the magnitude
मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन कर लूं, ठीक है, आप गौर से सुने इसको, कि अगर मैं एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाऊं, मैं एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल कर जाऊं और डिस्टेंस को भी डबल कर जाऊं, तो व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस? मैंने एक चार्ज के मैग्नीट्यूड को डबल किया और डिस्टेंस भी डबल किया, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू द फोर्स बिटवीन द टू पॉइंट चार्जेस? फोर्स क्या होगा? तो अगर आप इसको इसमें से किसी एक चार्ज को डबल किया जाए और डिस्टेंस को भी डबल किया जाए, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा एक चार्ज को डबल तो 2, इसके डिस्टेंस को डबल तो 2 स्क्वायर 4, 2 divided by 4 and this will be equal to half. तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस will becomes half, ठीक है। फोर्स अगर पहले F था, अब F divided by 2 होगा। फोर्स बिफोर चेंज अगर 10 न्यूटन था, तो फोर्स अगर हम एक चार्ज को डबल कर जाए और डिस्टेंस को डबल कर जाए तो फिर फोर्स हाफ हो जाएगा, और 10 का हाफ क्या है? 5 न्यूटन बन जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ये कह दूं कि Q1 और Q2 दोनों मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज डबल, if we double the magnitude of both of charges Q1 and Q2 as well as the distance is also double, distance भी डबल हुआ, तो 2 2s are 4 और 2 square 4, the force will be remains same, force आपके पास होगा it will be remains same, ठीक है। मैं ये एग्जांपल फिर दोहराता हूं, दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मैंने डबल किया और डिस्टेंस को भी डबल किया, तो दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को डबल तो 2 2s are 4 और डिस्टेंस को डबल तो 2 square 4 and 4 divided by 4 will be equal to 1, ठीक है। इट मींस द फोर्स विल बी रिमेन्स सेम, फोर्स आपके पास होगा इट विल बी रिमेन्स सेम, तो मतलब इन दोनों को मिलाकर मैंने ये रेशो भी बना लिया, ठीक है। अगर आप ये देखिए, ये आपके पास कूलम्ब्स लॉ का इक्वेशन है K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, वेयर K इज द कूलम्बिक कांस्टेंट, ठीक है। K आपके पास जो है दिस इज अ कूलम्बिक कांस्टेंट और K आपको पता है दिस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है आपको पता है, एप्सिलॉन नॉट आपके पास जो है दिस इज द परमिटिविटी ऑफ अ वैक्यूम, ये वैक्यूम की परमिटिविटी कहलाता है, ठीक है। अगर आप चार्जेस के दरमियान मीडियम पुट करें, इफ यू पुट अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, तो फिर आपके पास K और K के साथ मैंने M लिख दिया, M का मतलब आपके पास होता है वी पुट अ मीडियम बिटवीन द टू चार्जेस, तो फिर एप्सिलॉन नॉट के बजाय आपके पास क्या आ जाएगा? परमिटिविटी ऑफ मीडियम आ जाएगा, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के बजाय आपके पास आ जाएगा परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम है, ठीक है। तो अगर वैक्यूम हो, मैं इसके साथ लिख भी लेता, अगर कोई मीडियम ना हो तो फिर हम इसके साथ एक छोटा सा V लिख लेते हैं, V वैक्यूम को रिप्रेजेंट करता है, तो KV इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए मैं फिर इसी इक्वेशन को इस तरह मैं लिख सकता हूं कि फोर्स आपके पास जो है अगर वैक्यूम हो तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर, ठीक है। इफ मीडियम इज पुट, इफ मीडियम इज पुट, अगर हम मीडियम को पुट करें तो फिर आपके पास ये बन जाएगा Fm इज इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई Em इनटू R स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रिलेटिव परमिटिविटी E R स्क्वायर, इसको मैं फिर इस तरह की जो है वो लिख सकता हूं, ठीक है। अब यहां पर क्लियर कट आपको नजर आ रहा है, ठीक है, यहां पर क्लियर कट आपको नजर आ रहा है कि फोर्स जो है वो परमिटिविटी ऑफ मीडियम के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहां पर आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। या चूंकि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मैं यहां पर E R इसको मैं रिलेटिव परमिटिविटी लिख रहा हूं, तो मैं इस तरह लिख सकता हूं कि Fm इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिलेटिव परमिटिविटी, टू द रिलेटिव परमिटिविटी, और मैं इसको लिख लेता हूं वेयर E R इज अ रिलेटिव परमिटिविटी, ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी है, और रिलेटिव परमिटिविटी आपके पास जो है दिस इज द रेशियो ऑफ अ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ द वैक्यूम। देखिए रेशियो हम किस चीज के लिए निकालते हैं, आप लोग जानते हैं कंपैरिजन, तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या कर रहा है? रिलेटिव परमिटिविटी मीडियम के परमिटिविटी को वैक्यूम के परमिटिविटी के साथ कंपेयर कर रहा है, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है, ये क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहलाता है। द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब ये है कि किसी मीडियम का परमिटिविटी वैक्यूम के मुकाबले में कितना ज्यादा है, तो रिलेटिव, देखिए रिलेटिव वर्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं, हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा एवरीथिंग इज रिलेटिव एब्सोल्यूट, देयर इज नो एब्सोल्यूट रेस्ट एंड मोशन, एवरी रेस्ट एंड मोशन इज रिलेटिव, ठीक है। तो रिलेटिव परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी, ठीक है, टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब ये है कि हाउ मच द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम इज मोर relative to the permittivity of vacuum, standard vacuum लिया गया, तो ये रेशियो है आपके पास, ये relative permittivity है। याद रखिए relative permittivity का कोई डायमेंशन नहीं होता, it is dimensionless, permittivity का डायमेंशन होता है लेकिन relative permittivity का
डायमेंशन नहीं होता। और ये रिलेशन मुझे क्लियर कर बता रहा है कि जब चार्जेस के दरमियान हम मीडियम को पुट करें तो फोर्स विल बी डिक्रीजेस, फोर्स विल बी डिक्रीजेस। फोर्स कितना डिक्रीज होगा? डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और याद रखें आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, ये हमेशा 1 से ग्रेटर होता है। आप कोई भी मीडियम देखिए उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से हमेशा ज्यादा होता है, ठीक है। वैक्यूम को स्टैंडर्ड लिया गया, वैक्यूम मींस नो मीडियम, और उसके परमिटिविटी को स्टैंडर्ड लिया गया है, और उस वैक्यूम के रिलेटिव परमिटिविटी को स्टैंडर्ड मींस 1 लिया गया है, ठीक है। और बाकी जितने भी मीडियम है उसका रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या है? ज्यादा है। तो देखिए ये रिलेशन मुझे क्लियर कर बता रहा है कि जब चार्जेस के दरमियान हम मीडियम रखें तो फोर्स विल डिक्रीज। फोर्स कितना डिक्रीज होगा? डिपेंड्स अपॉन द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें। अब मैं यहां पर लिख सकता हूं, इसी से ही मैं लिख लूंगा कि Fm आपके पास जो है, अगर मैं सिर्फ इस रिलेटिव परमिटिविटी को बाहर निकालूं, ठीक है, ये मेरे पास बन जाएगा कि 1Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। एंड व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? ये आपके पास है द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन देयर इज अ नो मीडियम। Fv को ये रिप्रेजेंट करता है, तो मैं लिख सकता हूं Fm इज इक्वल टू Fv डिवाइड बाय Er, ठीक है। और ये मुझे बताया है कि चूंकि हमें पता है कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या है? ज्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि Fm विल बी लेस देन Fv। जब आप मीडियम को पुट करते हैं, ठीक है, तो फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस विल बी डिक्रीजेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस विल बी डिक्रीजेस। कितना डिक्रीज होगा? रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स, अगर एक मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 10 है, ठीक है, और वो आप चार्जेस के दरमियान पुट कर रहे हैं, तो फोर्स आपके पास 10 टाइम डिक्रीज होता है। अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी 20 है और आप दो चार्जेस के दरमियान रख ले तो फोर्स 20 टाइम डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखिए। तो Fm मींस फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम, दिस विल बी लेस देन द फोर्स व्हेन देयर इज अ नो मीडियम। और यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि Er इज इक्वल टू Fv डिवाइड बाय Fm। और हम चूंकि पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी 1 से क्या होता है? ज्यादा होता है, ठीक है। तो Fv अगर रिलेटिव परमिटिविटी 1 से ज्यादा है तो Fv और Fm का रेशियो भी 1 से ज्यादा होगा। तो अगर Fv और Fm का रेशियो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है कि Fv विल बी ग्रेटर देन Fm, Fv Fm से ग्रेटर होगा। तो देखिए ये आपके पास है द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन है। द रेशियो ऑफ फोर्स व्हेन देयर इज नो मीडियम टू द फोर्स व्हेन देयर इज अ मीडियम विल बी इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। ये भी रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन है। अच्छा, तो देखिए मैंने रिलेटिव परमिटिविटी का डेफिनेशन किया। अगर मैं लिख लूं द MCQ द रेशियो of force between 2 point charges, a ratio of force between 2 point charges when there is medium having a relative dielectric constant, having dielectric constant x, having dielectric constant x to the force when there is no medium will be h. The ratio of force between 2 point charges when there is medium having dielectric constant x to the force when there is no medium will be h. ये ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ रिलेटिव, बल्कि मैंने ये लिख लिया एप्सिलॉन। बी ऑप्शन आपके पास x, सी ऑप्शन आपके पास 1 डिवाइड बाय x और डी ऑप्शन 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर। ये इसकी मैंने यहाँ पर बना लिया। तो देखिए मैं आपको इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर में जिंदगी के क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। सिंबल्स में आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखिए रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन, देखिए आप स्टेटमेंट से लेके आपसे क्या पूछ रहे हैं? रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज देयर इज मीडियम मींस Fm to the force when there is no medium means F divided by V। हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि F divided by Fm means the ratio of force when there is no medium to the force when there is medium is equal to relative permittivity या dielectric constant। तो अगर इसको मैं उल्टा कर लूं तो ये भी 1 और ER और यहाँ पर relative permittivity को x लिखा गया है, so this is equal to 1 divided by x। ये आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पर dielectric constant को मैंने x से रिप्रेजेंट किया, where dielectric constant is basically a relative permittivity। तो F divided by Fm ER है, अगर आप इसको उल्टा करें तो इसको ER को भी उल्टा करें, रेसिप्रोकल ER और -1 आपके पास बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक मॉडल MCQ आपके पास जो है वो बन गया। अब देखिए मैं एक MCQ इससे बना लेता हूँ
इससे हमने पढ़ लिया ना कि the force is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges if all other parameters are kept constant. मैं इस पे एक MCQ बना देता हूं कि Q1 आपके पास जो था वो 6 कूलम था and Q2 is equal to 4 कूलम. Q1 6 कूलम and Q2 is equal to 4 कूलम where they are x distance apart. सिंबल्स MCQs में जितने ज्यादा चेंज की जाए उतने ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता है. ठीक है, Q1 is equal to 6 कूलम, Q2 is equal to 4 कूलम where they are x distance apart. If we give minus 2 coulomb charge to each charge Q1 and Q2. ठीक है, अगर आप minus 2 coulomb charge Q1 और Q2 को दे दें and they are at same distance, then where they are x distance apart, if we give minus 2 coulomb charge to each charge Q1 and Q2 and they are at same distance, then force between two charges will become stage where F was force before change. F was force before change. Q1 क्या था 6 कूलम था, Q2 4 कूलम था, they were x distance apart. ठीक है, अगर फोर्स F था before change और फिर हमने minus 2 कूलम चार्ज दिया दोनों चार्ज को, तो फिर फोर्स आपके पास जो है क्या होगा? तो मैं लिख लूंगा A ऑप्शन F, B ऑप्शन F डिवाइड बाय 8, C ऑप्शन F डिवाइड बाय 3 and D ऑप्शन F डिवाइड बाय 2. These are the option of this MCQ. और ये MCQ इसी रिलेशन पे मैंने बना दिया है. आप पढ़ चुके हैं ना कि the force between the 2 point charges will be directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. मैंने इसी पे MCQ बना लिया है. आप थोड़ा सा देखिए, Q1 क्या है 6 कूलम, Q2 क्या है 4 कूलम. अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं Q1 और Q2 का प्रोडक्ट 6 मल्टीप्लाई बाय 4, ये क्या बन जाता है 24. ये 24 बन जाता है. अब अगर मैं 6 कूलम को माइनस 2 कूलम चार्ज दूं, 6 कूलम को मैंने माइनस 2 कूलम चार्ज दूं, 6 माइनस 2 क्या बन जाएगा 4 कूलम. Q1 प्राइम ये 4 कूलम बन जाएगा. ठीक है, Q2 प्राइम ये आपके पास 4 माइनस 2 ये 2 कूलम आपके पास जो है बन जाएगा. देखिए पहले प्रोडक्ट आपके पास क्या था 24 था. ठीक है, अब आपके पास जो प्रोडक्ट होगा प्रोडक्ट Q1 प्राइम मल्टीप्लाई बाय Q2 प्राइम ये क्या बन जाएगा 2 4 8 बन जाएगा. पहले प्रोडक्ट 24 था Q1 और Q2 24. अब हमने 6 कूलम को जब माइनस 2 कूलम चार्ज दिया तो 6 माइनस 2 4 कूलम, तो Q1 प्राइम 4 कूलम बन गया. अगर मैं 4 कूलम को माइनस 2 कूलम चार्ज दूं तो 4 माइनस 2 कूलम 2 कूलम ये बन जाएगा. ये जब हम माइनस 2 कूलम चार्ज इन दोनों को दे देते हैं तो 6 से ये 4 बना और 4 से ये 2 बना, 4 2 8. अब प्रोडक्ट आपके पास 8 है. पहले प्रोडक्ट आपके पास 24 था, अब प्रोडक्ट आपके पास 8 है. ठीक है, और 8 को मैं लिख सकता हूं 24 डिवाइड बाय 3. 24 को मैं किस नंबर पे डिवाइड कर जाऊं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो 3 पे डिवाइड करें. तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो प्रोडक्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस का वो 3 टाइम डिक्रीज हुआ. तो अगर प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस 3 टाइम डिक्रीज, सो फोर्स विल बी आल्सो 3 टाइम डिक्रीज. फोर्स भी आपके पास 3 टाइम डिक्रीज हो जाएगा. देखिए मैंने इसी पे MCQ बना लिया है जो कि आप नॉर्मली पढ़ चुके हैं कि द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस. ठीक है, पहला प्रोडक्ट क्या था 6 4 24. जब माइनस 2 कूलम चार्ज में एक को दूं, मैंने इसको माइनस 2 कूलम चार्ज दिया 4 बन गया. ठीक है, मैंने जब माइनस 2 कूलम चार्ज इसको दिया तो 2 कूलम बन गया. फिर प्रोडक्ट आपके पास 8 कूलम बन गया. सो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस डिक्रीजेस 3 टाइम्स. सो फोर्स भी आपके पास होगा वो 3 टाइम्स क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा. तो आपके पास करेक्ट आंसर जो है वो F डिवाइड बाय 3 है. ठीक है, सो दिस इज अनदर मॉडल MCQ इन द कूलम्स लॉ. ठीक है, तो ये आपके पास एक मॉडल MCQ बना जो कि वही कूलम्स लॉ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, उसी से मैंने बना लिया.